दीदी सतीश की शादी में आप सबको देने के लिए साड़ियाँ कहाँ से खरीदी थी? अरे क्यों पूछ रही है? मैंने बोला ना सही टाइम आने पे मैं खुद तुझको लेकर चलूंगी। तू क्यों इतना लबर लबर करती है? दीदी मैं तो बस पूछ रही थी, अगर आप बता देती तो सही रहता। रेट में क्या रखा है नलिनी? वैसे भी मेरा एक ही बेटा था, उसकी शादी कर दी मैंने। अब मुझे क्या ही करना है? तेरे बेटे की शादी में मैं भी तो कुछ खर्च करूंगी ना। तू बस बता देना कहाँ घट रहा है, फिर देखना हर जगह तू मुझे ही पाएगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है दीदी, मैंने देखा है आपको। आप ईशी को कितना मानती हो, एकदम अपने बच्चे की तरह रखती हो। अरे इतना तो मैं भी अपनी बच्ची को नहीं पूछती जितना आपने पूछा है। तो फिर? अरे मानती नहीं, ईशी मेरी भी बेटी है। हाँ दीदी, लेकिन आप बता देती कहाँ से साड़ियाँ लेनी है तो सही रहता। वो क्या है ना, मैं अलग अलग जगह के रेट्स पता कर रही हूँ। मेरी बहन ने भी एक स्टोर का नाम बताया है, कह रही थी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है वहाँ। ओहो, तो अंदर ही ये खिचड़ी पक रही है। नलिनी तो बता देती मुझे, मैं एक ही बार में सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अरे नहीं, सब सही समझ रही हूँ। जब तुम्हें अपनी बहन के बताए हुए साड़ी वाले के पास से साड़ी लेनी थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना करती। अरे भाभी, मैंने अभी तय नहीं किया है, मैं बस सोच रही थी। देखो नलिनी, तुम बैठ के सोच लो, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। अरे भाभी बता दीजिए अब। नहीं नलिनी, मैं बता देती, सच में बता देती, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है नलिनी, मुझे ना किसी का कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम ये करोगी तो चुन लो। क्या? किसे चुनो दीदी? देखो, चुनाव तो करना पड़ेगा नलिनी। अगर अपनी बहन के साथ साड़ी लेने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन फिर मेरे पास मत आना, इतना कह देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भला आपको कैसा नहीं चुनूंगी, आप मेरे घर की है और आपको पता भी तो है, जानकारी है, आपकी अपने बेटी की शादी है। ठीक है दीदी, आप बता दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तो दीदी मैं गेट बंद कर देती हूँ। दीदी के नखरे तो देखो, जैसे माउंट आबू की ऊंचाई। बाप रे, कैसे ये शादी बीतेगी भगवान ही मालिक है। शादी को अब 4-5 दिन ही बचे थे। नलिनी सुषमा के घर आती है। गोलू, ए गोलू, कहाँ है? जरा इधर तो आ। हाँ बड़ी माँ, आइए आइए। अरे मैं तो आ गई, वरना तुम लोगों का तो ध्यान ही नहीं था कि घर में कोई बड़ा भी है। शादी के लिए उनसे भी कोई राय लेनी चाहिए, क्यों? अरे नहीं नहीं बड़ी माँ, मम्मी तो रोज आपको याद करती है। और तू नहीं करता? ये बता, तेरे घर में पैर वैर छूने का रिवाज है कि नहीं? बड़ी माँ कर रहा है, और पैर तो छोड़ो, नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं। अरे प्रणाम बड़ी माँ, वो आपने एकदम से बुला लिया ना तो समझ में नहीं आया कुछ। समझ में नहीं आया, सब पता है मुझे। गर्लफ्रेंड की माँ के पैरों को धो के पी जाओगे हैं, लेकिन बड़ी माँ के पैर थोड़ी ना छुओगे। ये बता, तेरी माँ कहाँ है? बड़ी माँ, मम्मी तो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप ऐसा करो ना, एक बार रूम में जाकर देख लो, अंदर ही मिल जाएगी आपको। अंदर तो मिल ही जाएगी, तुझसे पूछा इसीलिए था कि यहाँ बुला कर ले आओ उसे। तुम लोग बिना किसी लायक नहीं हो, और मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसन हूं मैं। अरे नलिनी, कहाँ है भाई? तू कहाँ छुपी बैठी है? अरे दीदी आप आइए आइए। अरे भाई, बेटी की शादी है 4-5 दिन में, तुझे कोई चिंता विंता है कि नहीं? क्या मतलब दीदी, मैं समझी नहीं। अरे रिश्तेदारों को नाराज करेगी क्या? साड़ी लेने नहीं चलना? दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं साड़ी ले आई। वो मैंने बताया था ना आपको, मेरी बहन बता रही थी एक स्टोर का नाम, तो अगले दिन वो आई थी चलने के लिए, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, तो ले आई। और आपको बताओ दीदी, इतनी रिजनेबल प्राइस में साड़ियां मिली है, बता नहीं सकती आपको। तो अब बता भी मत मुझे। अरे तू साड़ी ले आई और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी मेरी? क्या दीदी, इसमें बेइज्जती कैसी? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? पूछ अपनी माँ से। जा रही हूँ मैं, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अरे बड़ी माँ, कहाँ? बैठो बैठो आप यहाँ पर, क्या बात हो गई बताओ तो। ये तेरी माँ बोली थी मेरे साथ साड़ी लेने चलेगी तेरी शादी में आने वाले लोगों को देने के लिए, और अपनी बहन के साथ जाकर ले आई, और अब बता रही है। बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मम्मी आप भी ना, आपको तो पता है ना बड़ी माँ के बारे में। क्या क्या पता है? हाँ कुछ नहीं बड़ी माँ, अच्छे छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब आप यहीं रुकिए, शादी में खूब एंजॉय करेंगे, साथ में धमाल मचा देंगे। मैं तो आपके साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पगली, चलो किसी को तो मेरी वैल्यू है, सिर्फ तेरे कहने पर रुक रही हूँ मैं। हाँ, शादी की तैयारियां हो रही है, रात में डांस होता है।
अरे इसी गाना लगा, अब जरा डांस वांस भी करो सारे। वाह बड़ी माँ, ये हुई ना बात। एक आप ही तो हो जिसकी वजह से समा बंधा है। रुकिए अभी गाना लगाती हूँ मैं। गाना लगता है, ऐसे भी डांस करते हैं। तभी ईशी की मौसी नंदिता उसे पकड़ कर कहती है, अरे ईशी, मौसी के साथ डांस कर, वैसे भी गुड़िया मेरी कुछ दिन में चली जाएगी। ऐसे कर बेटा जैसे माँ कर रही है। क्या मौसी, आप भी ना, मस्त सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप है कि सेंटी हो रही हैं। ऐसे ही होता है बेटा, बेटियों की शादी में कभी भी आंसू आ जाते हैं। अब नो मोर आंसू, ओनली डांस। डांस करिए ना, ये। ईशी ने कहा था मेरे साथ डांस करेगी, तो ये तो इस आटे की बोरी के साथ डांस करने लगी। सच में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब खाना खा रहे थे, लेकिन सुषमा खाना नहीं खाती। वो एक कोने में मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तब नितिन की उस पर नजर पड़ती है। भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी है? आप खाना नहीं खा रही? 5 दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। नहीं खाना मुझे। बड़ा आया पूछने वाला। अरे किसी ने खाना दिया कि मैं खाना खाऊं? क्या भाभी, आप भी बुफे सिस्टम है, निकालिए और खाइए। आप तो जानते ना, शादी के घर में इतना ध्यान नहीं होता है। अरे चल चल, मुझे मत बता। मैंने भी सतीश की शादी की है, सबके हाथ में खाने की थाली पहुंचाई है मैंने। तुम लोगों को क्या पता, तुम जैसी लोग। भाभी आप भी नाचे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ खाना। नहीं नहीं, क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं कह रही हूँ ना, मर नहीं जाऊंगी मैं, बस थोड़ा वजन कम होगा, और क्या। बस ना भाभी, ला रहा हूँ ना मैं। आपके लिए पान का भी बंदोबस्त किया है मैंने, खास आपके लिए। चलो कुछ तो कर रहे हो तुम मेरे लिए, वरना अब तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे नलिनी, ये देख, मैं ईशु के लिए इतना सुंदर हार लाई हूँ, जरा देख तो। दिखाओ दीदी। अरे वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा है, और हो भी क्यों ना, मेरी भांजी की शादी है, लाखों में एक है, बढ़िया हार तो लाऊंगी मैं। तेरे घर में है ही कौन जो ये सब दे तेरी बेटी को? बात तो सही कह दी दीदी। अरे क्या सही कह दी है? कोई भी बाहर का तुम्हारे घर के बारे में ऐसे बोलेगा और तुम हार देकर अपने कान बंद कर लोगी? अरे आत्मसम्मान नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं नहीं दीदी, नंदिता दीदी का मतलब ये नहीं था। अरे नलिनी, क्या हुआ, बोलने देना। अब इतना सुंदर हार लाई हूँ और तो कोई लाया नहीं, तो लोग थोड़े तो जलेंगे बुनेंगे ना। दीदी मरवाओगी क्या? दीदी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने घर के बारे में इसी के पापा ही कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज अब बस करो। क्या खुसर पुसर कर रही हो? जोर से बोलो, हम भी सुने क्या बुराई चल रही है। क्या दीदी, ये मेरा भी तो घर है ना, मैं क्यों अपने ही घर की बुराई करूंगी? और वो बहन है, इस घर की दुश्मन थोड़ी ना है। आप ज्यादा सोचा मत कीजिए। देखो जरा कैसे अपनी बहन के लिए मुझसे लड़ रही है। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि इस तरह से आज तेरी जबान चलने लगी? बहन को बोला जाएगा तो अच्छे अच्छे गूंगे भी बोलने लगते हैं। वो तो अच्छी खासी बहन है मेरी, मेरे पे आज भी आई ना तो सबके छक्के छुड़ा देगी। क्या बात है साली साहिबा, भाभी से कोई दिक्कत हो गई है क्या? कोई भूल हो गई उनसे? बहुत खफा खफा नजर आ रही है। मैं क्यों खफा होंगी? आपकी भाभी जान को ही मुझसे दिक्कत है। वो चाहती है कि नलिनी उनके साथ ही साड़ी खरीदे, उनसे ही सब कुछ पूछे। उनका डायरेक्ट कंपटीशन मुझसे ही तो होता है। अरे जाओ जाओ, कंपटीशन कंपटीशन जैसा मुंह भी तो होना चाहिए। देखा जीजा, अब तो मुंह पर बात आ गई, कहाँ तक कोई चुप रहेगा? कभी ना कभी तो बोलेंगे ही हम भी। अब बोल दो तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं, यही है। अच्छा अच्छा, अब बस करिए, आप लोग बच्चों की तरह लड़ने लगती है। अरे बच्चों भी आप लोगों से बड़ों जैसा बर्ताव करते हैं। नलिनी सुनो जरा, मुझे बारात के लिए एक बढ़िया साड़ी चाहिए, कुछ ऐसा जो सबकी नजरें खींच ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छी साड़ी है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, अब तो बारात का दिन पास में आ गया है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं कोई साधारण साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। नलिनी अलमारी से साड़ी निकाल कर लाती है। लीजिए, ये देखिए, प्योर सिल्क की है, सुनहरे बॉर्डर के साथ। इस पर ना हाथ से किया हुआ काम है, बारात में बहुत जचेगी। कलर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा हैवी होना चाहिए। अरे आप पहन कर देखिए तो यकीन मानिए, सबकी नजर आप पर ही रहेगी। इसमें इतनी बारीक कढ़ाई है, सब देखते रह जाएंगे दीदी। नहीं नलिनी, मेरा मन नहीं भर रहा, मुझे कुछ और ग्रैंड चाहिए, थोड़ा ज्यादा चमक दमक वाला। लेकिन ये तो हमारी फैमिली की सबसे महंगी साड़ियों में से है, और आपकी रंग रूप पर ये बहुत फबेगी। अरे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। भाभी, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शहर की सबसे बढ़िया साड़ी दिलवाऊंगा। सच नितिन, तुम मुझे ले चलोगे?
इतना कब से ध्यान देने लगे मुझ पर? लगता है मेरे बोलने का असर है। वैसे सच सच बताओ, लेकर चलोगे या सिर्फ बोल रहे हो? अरे भाभी, वादा है मेरा, आप जितनी चाहे साड़ियाँ देखना, जो पसंद आए वो लेना। अच्छा ठीक है, जाओ दोनों, लेकिन वापस आकर मुझे दिखाना जरूर कि आपने क्या चुना। अरे जरूर दिखाऊंगी। वैसे नलिनी, तुम बुरा तो नहीं मान रही कि मैंने तुम्हारी साड़ी नहीं ली? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे तो खुशी है कि आपको अपने मन की चीज मिले। आखिर बारात का दिन है, आपका मन भी तो खुश होना चाहिए ना। बस भाभी, अब ये सोच लीजिए कि हम दोनों मॉल में जा रहे हैं और वहाँ की सबसे महंगी शॉप में घुसेंगे। वाह, मजा आ जाएगा। वैसे नितिन, तुम ना बड़े समझदार हो। अच्छा, साड़ी का सही चुनाव करना आता है ना तुमको? भाभी, आप भूल रही है, मैं बहनों का भाई हूँ, माँ का बेटा हूँ। घर की औरतों के साथ खरीदारी में बचपन से ट्रेनिंग ली है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। नितिन जी को कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक की अच्छी नॉलेज है। अच्छा, तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। चलो नितिन, समय बर्बाद मत करो। वैसे भी शादी का घर है, बहुत काम है, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। बस 5 मिनट पे तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। और सुनिए, ज्यादा महंगा मत ले आइए, शादी का सीजन है, दुकान वाले बहुत लूटते हैं। क्यों ना लूं महंगा? और इसी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? हम तो सबसे महंगी वाली साड़ी लेंगे भाई। हाँ, और मैं भी भाभी के साथ हूँ, रेट गए तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो जाओ और अपने लिए एकदम रानी जैसी साड़ी लेकर आओ। जी, रानी जैसी साड़ी लाएंगे देवरानी जी। आपको कुछ चाहिए तो बताइए रानी साहिबा। दीदी, आप तो मजाक बना रही हो। जाइए जाइए, आप। जा रही हूँ भाई। घर का हॉल, सब लोग शादी की शगुन की बातें कर रहे थे तब। नितिन, जरा इधर आना। हाँ भाभी, कहिए क्या हुआ? ये देखो नितिन, सबके सामने बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत दुखी है। क्यों भाभी? तुमने देखा ना, नंदिता को कितना सारा शगुन मिला और मुझे बस इतना सा। मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। अरे भाभी, ऐसी बातें मत सोचो, सबको बराबर ही मिला है, अब गलत मत समझिए। बस बस, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी आंखों से गिना है, उसके लिफाफे में हजारों ज्यादा थे, और अगर बराबर भी दिए होते ना तो मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा देना चाहिए। इतना मान तो रख ही लेते, लेकिन नहीं, बेइज्जती कर दी मेरी। भाभी, आप तो घर की है, आपको तो कभी भी शगुन दे सकते हैं। नितिन, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे हमेशा कमतर समझा गया है। क्या मैं उतनी कीमती नहीं हूँ जितनी नंदिता है? भाभी, आप तो हमारे लिए सबसे। नहीं नितिन, अभी मत बोलना। मैं तुम्हारे लिए सच में खास होती तो तुम आज मेरे साथ खड़े होते और सबको कहते सुषमा का भी शगुन बराबर होना चाहिए। भाभी, आप मुझे ऐसे उलझन में मत डालिए, घर में फिजूल का झगड़ा हो जाएगा। ओहो, तो तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं ताकि घर में शांति बनी रहे और मेरा मन दुखी होता रहे? अरे नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। नितिन, तुम हमेशा कहते हो मैं तुम्हारी सगी बहन जैसी हूँ, तो क्या एक भाई अपनी बहन का हक नहीं दिला सकता? भाभी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये रिश्ता बस दिखावे का है, और शायद फिर मैं भी इस घर में उतना मन न लगाऊं जितना अब तक लगा रही थी। ठीक है भाभी, आप शांत रहो, मैं देखता हूँ, लेकिन आप वादा करो घर में किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद बात करूंगा। वादा? लेकिन देखना नितिन, अगर ये बात हल नहीं हुई तो। अरे हो जाएगी भाभी, आप मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, मुझे पता था तुम ही हो जो मेरा साथ दोगे। आप भी ना हर बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हो। तो फिर जल्दी करो ना, ताकि अगली बार मुझे भी वैसा ही शगुन मिले जैसा नंदिता को मिला है। नितिन, देखो ना, कोई मुझे स्टेज पर बुलाने भी नहीं आया। अरे भाभी, सब लोग इधर उधर व्यस्त हैं, आप चाहे तो खुद भी चली जाइए। और भाभी, आप तो घर की बड़ी बहू है, ये बुआ और फूफा की तरह मुंह फुला के क्यों बैठ जाती हैं? खुश रहिए ना, आपके देवर की बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए मंगल कामनाएं कीजिए। जाइए, स्टेज पर जाइए भाभी। खुद क्यों जाओ? क्या मैं कोई मेहमान हूँ? घर की बहू हूँ मैं, मुझे तो सम्मान से बुलाना चाहिए था। भाभी, शायद सबको लगा कि आप पहले से जानती होंगी कि आपको आना है। नंदिता को 4 लोग आकर बुला गए और मुझे किसी ने नहीं पूछा, यह फर्क क्यों? अरे भाभी, अब छोटी छोटी बातें दिल पर मत लीजिए ना। दिल पर कैसे ना लूं नितिन, लोग देख रहे हैं, सोचेंगे मुझे यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे आप जाने का क्या फायदा, सबने देख लिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरी इज्जत तो वैसे ही कम हो गई। भाभी, आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे बारात में आपको जयमाला पहनानी थी। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? कम से कम स्टेज पर खड़े होने का तो हक है ना मेरा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको स्टेज पर ले जाता हूँ और सबको बता देता हूँ कि मेरी भाभी के बिना जयमाला अधूरी है। अच्छा,
लेकिन याद रखना मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। विदाई का माहौल, सबकी आंखों में आंसू। ईशी आगे बढ़कर सुषमा के पास आती है। पायला को बुआ जी। अरे मैं बुआ नहीं हूँ तेरी, मैं तेरी ताई हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो आप बुआ ही हो। अरे पर मैं तेरी ताई हूँ। हाँ पता है, बस मुंह से निकल गया। क्या करूं, आपने पूरी शादी में बुआ का रोल निभाया है ना। शादी में बुआ की कमी आप ही ने तो पूरी की थी, इसलिए मेरे दिल में आप बुआ ही हैं। अच्छा, ताई से मजाक करती है। विदाई है तेरी, नहीं तो अब भी बताती तुझे। अरे भाभी देखो तो, ये तो आपकी तारीफ कर रही है। शादी में आपने जो प्यार और जिम्मेदारी निभाई उसी के लिए तो कह रही है। अरे तू क्या कवर करने आ गया, चल जा, मुझे बुरा नहीं लगा। ईशी भी मेरी बेटी है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है। ये हुई ना मेरी भाभी की बात। ताई सच में आपके बिना शादी का मजा आधा रह जाता। अच्छा ठीक है, खुश रहना बेटा। यही तो चाहिए। चलिए भाभी, अब ईशी को हंसते में विदा कीजिए। क्यों नहीं, खुश है मेरा बच्चा। और तेरा गिफ्ट ना गाड़ी में रखवा दिया है, जा अपने ससुराल को रोशन कर बेटा। अरे चारू, तुम्हें तो आज अपनी सहेली नीलम की शादी में जाना था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम्हें तो अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वो बात नहीं है भाभी, मैंने कब कहा कि शादी हो गई तो हमारी दोस्ती कमज़ोर हो गई। अरे वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं उसकी शादी में, आप ही बताओ। मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी, एक से बढ़कर एक गहने और साड़ियाँ पहनकर, लेकिन मेरे पास ना तो कोई ढंग की साड़ी है ना ही गहने। ले देकर बस ये मंगलसूत्र चढ़ाया है मेरे ससुराल वालों ने। अब क्या बताऊँ भाभी, सहेलियों के सामने अपना दुखड़ा भी तो नहीं रो सकती ना। इससे तो अच्छा है कि मैं शादी में ही ना जाऊँ। ससुराल से तुझे गहने चढ़े तो है, अपने गहने पहन कर जाना। और सहेली की शादी में ना गहने और कपड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज से 5 साल बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि तूने अपनी सहेली की शादी में क्या पहना था। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखी जाएगी कि तू नेहा की शादी में गई थी या नहीं। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप मेरे मन की बात भी तो समझो ना। मेरी भी नई नई शादी हुई है, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहनकर सबको दिखाऊं। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है, बोलो ना चारू, क्या बात है? अगर आप बुरा ना मानो तो अपना रानी हार और कमरबंद मुझे दे दो ना। मैं अपनी सहेली की शादी में आपके गहने पहनकर सबको रौब दिखा दूंगी और बाद में मैं फिर आपको वापस कर दूंगी। ओफो चारू, तो ले जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मैंने पहना, तूने पहना, एक ही तो बात है। अच्छा रुक जा, मैं अभी माँ जी से लाकर गहने तुझे देती हूँ। अब तू इन्हें पहन कर अपनी सारी सहेलियों के होश उड़ा देना। अब तो खुश है ना? अच्छा सुन, अगर तुझे मेरी कोई साड़ी पसंद हो ना तो तू साड़ी भी ले जा, लेकिन नेहा की शादी में जाना ज़रूर। और अब लेट मत कर, चल जल्दी तैयार होकर अपनी सहेली की शादी में पहुँच। थैंक यू भाभी, आप ना बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए किसी जिनी से कम नहीं हो। अरे आपको ना कोई भी प्रॉब्लम बता दो, आपके पास सारी प्रॉब्लम का सलूशन रहता है। आप दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट 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 भाभी हो। भाभी से ज्वेलरी और साड़ी लेकर चारू अच्छे से तैयार हो जाती है और सज सवर कर अपनी सहेली की शादी में पहुंच जाती है रात के 12 बजे। अरे मम्मी जी, काफ़ी लेट हो गया, ये चारू अभी तक शादी से लौट कर नहीं आई। काफ़ी ज्वेलरी भी पहन कर गई है, आप एक बार कॉल करिए ना। हाँ ठीक कह रही है बहू, एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ सब ठीक तो है ना। इस लड़की में तो ज़रा सी भी अकल नहीं है, ये नहीं कि गहने पहन कर गई है तो समय से घर लौट आए। रात के 12 बज रहे हैं और इसका अभी पार्टी का खुमार उतरा नहीं। इतना कहकर चारू की माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। अरे चारू बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक तो लौटी नहीं शादी से। तेरी भाभी कब से इंतज़ार कर रही है बेटा तेरा। तू कहे तो तेरे भाई को भेज दूँ तुझे लाने के लिए। अरे मम्मी, आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो क्या? अरे मैंने तो खाना खाने के बाद वहीं पर रवि जी को बुला लिया था और मैं ना वहाँ से सीधा अपने ससुराल आ गई हूँ। आप लोग मेरा वेट मत करो, मैं कब का अपने घर पहुँच गई। अरे नालायक, तो कम से कम तुझे फ़ोन करके बताना तो चाहिए था। यहाँ हम चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, 1 सप्ताह के बाद। अच्छा चारू, उस साड़ी का काम तो हो गया होगा ना? प्लीज़ अब मेरी साड़ी और गहने वापस भिजवा दो ना। वो क्या है ना, मेरी चाची की लड़की की शादी है और मैं सोच रही हूँ वही साड़ी पहनकर शादी में चली जाऊँ। अच्छा ठीक है भाभी, भिजवा देती हूँ। उसी दिन शाम को चारू अपने देवर नीतीश के हाथों भाभी की साड़ी और कमरबंद वापस भिजवा देती है।
अरे मम्मी जी, चारू ने जो सामान भिजवाया है उसमें साड़ी और कमरबंद तो है, लेकिन मेरा वो रानी हार नहीं है। कहीं नीतीश ने रास्ते में कहीं गिरा तो नहीं दिया? मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। चारू, तुमने जो सामान भिजवाया ना उसमें मेरा रानी हार तो है नहीं। अरे भाभी, वो रानी हार ना मैंने रख लिया है, वो मैं जब खुद आऊँगी ना तो साथ लेकर आऊँगी। आपको साड़ी की ज़रूरत थी ना, तो साड़ी पहनकर आप काम चला लो। अच्छा, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ, इतना कहकर चारू फ़ोन काट देती है। नीतू को चारू का व्यवहार कुछ अटपटा सा लग रहा था। अरे जब खुद को कपड़े और गहनों की ज़रूरत थी तब तो बहुत भाभी भाभी कर रही थी, और जब वापस लौट आने की बारी आई तो ठीक से बात भी नहीं कर रही, फ़ोन काट दिया। ये क्या बात हुई भला? खैर, इकलौती ननद को कुछ भी कहना मतलब सास की नज़र में खटकना, इसलिए फ़िलहाल तो नीतू कुछ नहीं कहती और अपने हार के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 2 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है, लेकिन ननद चारू तो हार वापस देने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन चारू अपने मायके आती है। अरे चारू, बहुत दिनों में आई इस बार, काफ़ी दिन लगा दिए तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीतू चारू के लिए चाय नाश्ता लगा देती है। कुछ देर बाद, अच्छा चारू, अब की बार तो मेरा हार लेकर आई हो ना? तुमने कहा था जब तुम घर आओगी तो खुद मेरा हार लेकर आओगी। अरे भाभी, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है आपके अंदर। मैं आपका हार लेकर कहीं भागी जा रही हूँ क्या? ननद को आकर बैठे हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए, ये नहीं कि पहले ननद का हाल चाल पूछ ले। हार ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। और भाभी एक बात बताऊँ आपको, वो हार आप अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरी मम्मी ने चढ़ाया था वो आपको। और कायदे से देखा जाए ना तो हार पर मेरा भी अधिकार है। आपको बहुत ज़्यादा हार की पड़ी है ना, जाओ, वापस नहीं करती मैं आपका हार, अब वो मेरे पास ही रहेगा। अरे चारू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरा हार वापस नहीं करोगी? हैं? मैंने तुम्हें सिर्फ पहनने के लिए दिया था और अब देखो कैसे तेवर दिखा रही हो। माँ जी, आप देख रही हो ना। अरे उसका हार वापस क्यों नहीं कर देती? हैं? तूने पहनने के लिए लिया था, तेरा काम खत्म हो गया, अब उसका सामान वापस कर। मम्मी, आप ना ज़्यादा बहू वाली मत बनो। बहू को तो आपने 5 तोले का हार चढ़ा दिया, बेटी के लिए क्या किया? ऐसा है कि वो हार अब मेरे पास ही रहेगा, जिसको जो करना है ना कर लो। माँ बाप की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर अधिकार होता है। इतना कहकर चारू गुस्से में पांव पटकते हुए अपने ससुराल लौट जाती है। अरे बहू, तुझे पता है ना चारू थोड़ी गर्म दिमाग की है, इसका गुस्सा ठंडा होगा ना तेरा हार खुद लाकर तुझे वापस कर देगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा हार कहीं नहीं जाने वाला। अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर। माँ जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन चारू ने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने हार उसे देने से पहले एक पल भी नहीं सोचा, और अब जब वापस करने की बारी आई तो मुझे ऐसे रंग दिखा रही है। इस चारू की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अरे सोना चांदी देखकर बावली हो गई है ये लड़की, मेरे संस्कारों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया इसने। 1 महीने तक चारू के हार लौटने का इंतज़ार करने के बाद आखिर में माँ वंदना अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है। बहुत अच्छा किया तूने जो नीता का हार अपने पास ही रख लिया। अरे वो तो बहू सामने थी इसलिए मुझे कहना ही पड़ा कि हार वापस कर दे, वरना मैं तो चाहती थी कि वो हार मैं उससे लेकर तुझे दे दूँ। अरे मुझे क्या बुरा नहीं लगता, मेरी अपनी इकलौती बेटी इतने हल्के जेवर पहनकर घूम रही है, और ये बहू हमारे दिए जेवरों से जयपुर की महारानी बनी 4-4 हार गले में लटका कर घूमती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, अपने पास ही रखना हार को। मैंने बहू को समझा दिया है, वो कुछ नहीं कहेगी। सच माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो, तभी तो कहते हैं माँ जैसा दुनिया में और कोई नहीं होता। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, एक बात बता, वो हार ना काफ़ी भारी है और इस समय ना बाज़ार की कीमत के अनुसार कम से कम 6 लाख रुपए का हार है। वो उसे संभाल के तो रखा है ना बैंक में, हैं? लॉकर है कि नहीं तेरा? नहीं मम्मी, बैंक में लॉकर तो नहीं है, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी अलमारी में रख रखी है। अरे यार सत्यानाश, 6 लाख के हार को तू अलमारी में रख कर बैठी है। अच्छा तू एक काम कर, अपने सारे गहने ना एक पोटली में बांध कर चुपचाप कल मेरे पास चलिया। मेरे पास बैंक में लॉकर है, तेरे सारे गहने सुरक्षित बैंक में रख देती हूँ, चोरी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक कहती है माँ, अगर मेरा सामान चोरी हो गया ना तो इस जन्म में तो मैं दोबारा बनवा ही नहीं पाऊँगी। ठीक है, मैं कल ही अपना सामान लेकर आपके पास आती हूँ, फिर हम दोनों चुपचाप बैंक में चलकर लॉकर में सारा सामान रखवा देंगे। अगले दिन चारू की माँ बिना किसी को कुछ बताए घर से निकलती है और चारू के साथ बैंक में पहुंचकर उसके सारे गहने अपने लॉकर में रखवा देती है। कुछ दिन बाद
माँ मुझे ना अपने देवर की शादी में जाना है। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर वही भारी वाला रानी हार पहनूँ। आप लॉकर से निकलवा लेना, मैं शाम को आकर ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, निकलवा दूंगी मैं शाम को। अरे माँ जल्दी से मेरा हार दे दो, मैं आधे घंटे के लिए बोल कर आई हूँ, ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी। अरे कौन सा हार बेटा, किस हार की बात कर रही है तू? अरे माँ मेरा हार जो मैंने आपके साथ जाकर लॉकर में रखवाया था। अपने सारे गहने मैंने आपके साथ चल के लॉकर में रखवाए थे, भूल गई क्या आप? अरे बेटा ये कैसी बात कर रही है तू? और मैं तेरे गहने अपने लॉकर में रखूंगी क्यों? जाकर अपने घर में ढूंढ, तेरी अलमारी में रखे होंगे। मेरे पास तेरे कोई गहने नहीं है। अरे माँ ये कैसा खेल खेल रही हो मेरे साथ? मैंने खुद अपने हाथ से आपको अपने सारे गहने दिए थे और आज सुबह मैंने फ़ोन भी तो किया था। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने माँ? अरे बेटा अब मैं तेरे साथ मजाक करूंगी क्या? मेरी कोई मजाक करने की उम्र रह गई है? मेरे पास तेरा कोई हार नहीं है। जाकर अपने घर में ढूंढ, यहाँ पर अपना समय वेस्ट मत कर बेटा। माँ की बात सुनकर अब तो चारों को घबराहट होने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। भाई तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने अपनी सास को बताया कि मेरे गहने खो गए तो मेरी सास मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। अरे तुम्हारे घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम्हारी निगाह मेरी थोड़े से गहनों पर है? देखो माँ मुझे ना मेरे गहने वापस कर दो प्लीज़। अरे बेटा अपने गहनों पर बात आई तो तेरी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं? अपनी भाभी का हार अपने पास रखते हुए इस बात का ख्याल नहीं आया था तुझे कि उसके दिल पर क्या बीती होगी? अब तेरे पापों की यही सजा है बेटा कि नीतू के साथ साथ तेरे सारे जेवर भी अब यहीं रहेंगे। अब तू जो बिगाड़ सकती है बिगाड़ ले। कैसे साबित करेगी कि तेरे गहने मेरे पास है? माँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम कहो तो मैं यहाँ नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे गहने मुझे वापस कर दो। अरे माँ मेरी शादी टूट जाएगी, तुम समझती क्यों नहीं हो? रो मत चारू, तुम मेरे लिए छोटी बहन की तरह हो और अपनी छोटी बहन समझकर ही मैंने तुम्हें अपना हार दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी अच्छाई का ऐसे बदला चुकाओगी। मुझे तुम्हारे किसी भी गहने से कोई सरोकार नहीं है। ले जाओ अपने गहने, लेकिन आगे से याद रखना कभी किसी के विश्वास का गलत फ़ायदा मत उठाना। अपने गहने वापस पाकर चारू की जान में जान आ गई थी। उस दिन उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था कि पराई वस्तु पर नज़र डालना पाप होता है। गांव में करिश्मा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। करिश्मा के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था और करिश्मा गांव के मंदिर के पास रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करते थे और मंदिर के पुजारी जी ने उसके मंदिर में रहने और सोने की व्यवस्था कर दी थी। अरे करिश्मा बेटा, आज सुबह से इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं काका, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सब लोग अपने भाई को राखी बांधेंगे, लेकिन मैं तो दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। अरे बेटा चिंता क्यों करती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन भगवान असल में थोड़ी ना होते काका, भला वो मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे बिटिया ऐसे नहीं कहते, भगवान तो सब जगह होते हैं और देखना वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। पुजारी जी के जाने के बाद करिश्मा उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद मंदिर में एक साधु आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मेरे पास एक बहुत सुंदर फूल है, तुम इसमें धागा पिरोकर भगवान के हाथ पर राखी की तरह बांध देना। लेकिन उससे क्या होगा बाबा? उससे कुछ होगा नहीं बेटा, बस तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन सुबह नहा धोकर मंदिर की जो मूर्ति है उस पर फूल की राखी बनाकर बांध देना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अब तो करिश्मा बस हर दिन रक्षाबंधन के दिन का इंतजार करने लगी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए और रक्षाबंधन आ गया। करिश्मा सुबह सुबह नहाकर उस फूल में धागा पिरोकर भगवान के मंदिर पहुंची और उसने वो राखी भगवान की मूर्ति को बांधी। ठीक उसी वक्त वहां पर करिश्मा से कुछ साल बड़ा एक लड़का आया और उसने अपना नाम किशन बताया।
अरे करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है। क्या ऐसी राखी तुम मेरी कलाई पर भी बांध सकती हो? वो क्या है ना, मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन ये राखी में जो फूल लगा हुआ है वो मुझे किसी साधु बाबा ने दिया था और मेरे पास दूसरा कोई फूल नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई राखी ही चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। अब मैं क्या करूं? भगवान ने बड़ी मुश्किल से मेरे जीवन में किसी को भेजा है। अगर मैंने किशन को राखी नहीं बांधी तो वो नाराज होकर चला जाएगा। सोचते सोचते करिश्मा मंदिर के बगीचे में पहुंची और वहां से उसने फूलों की मदद से एक सुंदर सी राखी बनाई और मंदिर में पहुंची। ये देखो किशन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राखी बनाई है। नहीं, मुझे वही राखी चाहिए जो तुमने भगवान को बांधी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो राखी तो मैं भगवान की मूर्ति को बांध चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, वहाँ से वो राखी उतार कर तुम मुझे बांध लो और ये जो नई राखी तुमने बनाई है वो ले जाकर भगवान को बांध दो। किशन के बार बार जिद करने पर करिश्मा ने ऐसा ही किया। जैसे ही करिश्मा ने किशन की कलाई पर राखी बांधी, देखो, अब तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट लेना होगा। जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो बदले में उसे कोई ना कोई तोहफा लेना ही पड़ता है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब से तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे नए घर में लेकर चलता हूँ। करिश्मा किशन के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर सा छोटा सा घर बना हुआ था। देखो करिश्मा, आज से ये तुम्हारा घर है। ये समझ लो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। ये घर तो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल रह सकती हो। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है और करिश्मा अपने घर में रहने लगती है। उस घर में खाने पीने की सारी चीजें थी। करिश्मा बहुत खुश थी और गांव के लोग भी खुश थे। करिश्मा को रहने के लिए एक जगह जो मिल गई। कुछ दिनों के बाद किशन करिश्मा के घर आता है। देखो करिश्मा, ये तो जादू हो गया। तुम्हारी बनाई हुई राखी तो सोने के कंगन में बदल गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो राखी बांधी थी वो तो एक साधारण सा फूल था। नहीं करिश्मा, वो कोई साधारण फूल नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो सोने का कंगन नहीं बन जाता। लगता है ये साधु बाबा का ही जादू है। उन्होंने ही मुझे वो जादुई राखी दी थी। लेकिन मैं सोने के कंगन का क्या करूंगा? तुम इसे अपने पास रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं। किशन वो सोने का कंगन करिश्मा को देकर वापस चला जाता है। करिश्मा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो सोने के कंगन का क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। करिश्मा सोने की कंगन को बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से उसने राखी बनाने का सामान खरीद लिया। इस तरह उसने अपनी एक राखी की दुकान खोली। अरे वाह करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है। सारी राखियां मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी राखी बहुत सस्ती और सुंदर है। सही कह रहे हो भाई। करिश्मा की बनाई हुई राखियां इतनी खूबसूरत होती है कि हम जिसे भी देते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब दूर दूर से लोग करिश्मा की बनाई हुई राखियां खरीदने आने लगे और करिश्मा की राखियों की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। एक दिन फिर से किशन लौट कर आता है। करिश्मा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। हाँ बताओ ना भैया, क्या बात है? देखो करिश्मा, मैं उन साधु बाबा का ही एक शिष्य हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे कि तुम कितनी ईमानदार हो। इसीलिए वो सोने का कंगन मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उस सोने के कंगन का उपयोग एक अच्छे काम में किया है। इसलिए साधु बाबा और मैं, हम दोनों ही तुमसे बहुत खुश हैं और हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आने वाले जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किशन भैया, तुम्हारे जैसा भाई और साधु बाबा जैसे गुरु पाकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई जादुई राखी ने सच में मेरा जीवन बदल दिया। शादी के बाद अच्छे ससुराल का सपना लेकर हर लड़की पति के घर आती है, लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे चुप कर, तू अपना काम कर। ये घर के मसले में ना दखल मत दिया कर, समझी? वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहू पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो राधा, मुझे भी नहीं पता कि माँ किसे पैसे देती है और क्यों। ना मैंने कभी देखा और ना कभी मैंने पूछा।
अरे लेकिन पूछिए ना, आप नौकरी करते हैं, पैसे लाते हैं, तो माँ किसे दे रही है ये तो पता होना चाहिए ना। राधा की बात पति भी टाल देता है। एक दिन, का दीदी, सास कहाँ है आपकी? वो तो मंदिर गई हैं। क्यों, क्या कुछ हुआ क्या? कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ। नहीं ना दीदी, हमरे को कुछ नहीं चाहिए। पर आपके पापा ने काहे शादी कर दी इस घर में आपकी? आप तो दिखने में भी कितनी अच्छी है, सुंदर है। अरे तो ये लोग भी तो अच्छे हैं, सुंदर है, बड़ा मकान, इकलौता लड़का, अच्छी कमाई, और क्या चाहिए? पर दीदी, आप तो इनकी दूसरी औरत है ना। पहली शादी की बात इन लोगों ने आपको बताई तो है ना। राधा के पैर के नीचे से ये सुनकर जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है कि सांस आ जाती है। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो रोना पिटना मचा रखा है? माँ जी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे? इनकी मैं दूसरी बीवी हूँ। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल अच्छा है, पता चल गया। हम लोग भी परेशान हो गए थे दिखावा कर करके। सास बेटे को आवाज देती है। अरे राजेश, आजा बाहर। या तेरी बीवी को पता चल गया है कि तेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अच्छा है, पता चल गया। देख राधा, इज्जत के साथ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना पता है ना तेरा बाप हार्ट का मरीज है। बीवी चुप हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। रात को पति शराब पीकर घर आता है। लग रहा है बेटा आज तेरी पार्टी थी, क्यों? नहीं माँ, आज खुशी में नहीं गम में पी रखी है। वो क्या है ना, आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा तो तेरे बेटे को कोई कमाई नहीं हुई। हाय रे, नजर लग गई मेरे लाल को। कोई बात नहीं, कल देख लेना बेटा। अरे कोई ना कोई तो फंसी जाएगा तेरे जाल में। अच्छा हाँ बेटा, कल ना वो मकान मालिक आने वाला है, पैसे है ना देने के लिए? राधा माँ बेटे की बात सुन लेती है। वो समझ जाती है कि जिस मकान को उन लोगों ने अपना बताया था वो मकान भी किराए का है। अगले रोज, माँ जी, ये मकान तो आप लोगों ने किराए पर लिया है, लेकिन मेरे पापा से तो आपने कहा था कि मकान आपका है। और क्या क्या झूठ बोले हैं अभी से बता दीजिए। अरे तेरी जबान तो फिर चलने लगी। रुक, करती हूँ तेरा इलाज। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। ना उसे कुछ खाने को देती है ना पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी मुझे भूख लगी है, मुझे माफ कर दे। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई हम लोगों से हिसाब किताब लेने वाली। अभी तुझे देते हैं सारा हिसाब। अब कायदे से रहना है तो बोल। घर का सारा काम करेगी, बाहर जाने की और अपने घर वालों को फोन पर मिलने की तो सोचना भी मत, समझी? राधा रोने लगती है। सोचती है कि उसके पिता ने शादी करने से पहले इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगाया। लेकिन अब किसी को कोसने से क्या फायदा, शादी तो हो चुकी है। मुझे सब मंजूर है, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सास दरवाजा खोलती है, उसे पानी देकर घर के सारे नियम समझा देती है। रात को पति से राधा पूछती है, आपने अपनी पहली बीवी क्यों छोड़ी? क्या हो गया था? और आप क्या काम करते हैं जो कल ऐसी बात कर रहे थे? पहली, मैंने तो 3 बीवी छोड़ी है। वो क्या है ना, किसी काम की नहीं थी वो मेरे लिए। तुम भी लग रही हो ज्यादा चल नहीं पाओगी। राधा, जिसका दिमाग पहले ही ससुराल से हट चुका था। हाँ, मैं कहाँ चल पाऊंगी। वैसे काम क्या करते हैं आप, ये भी बता दीजिए। और ये रोज रोज पीते क्यों हो? देखो, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, लोगों को धोखा देकर पैसा लूटते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है? राधा समझ जाती है कि पूरी शादी ही धोखे की थी, लेकिन क्या करती, कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, दिखने में अच्छे हैं, फिर क्यों ऐसा काम करते हैं? हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, मैं साथ दूंगी आपका, बस ये गलत काम छोड़ दीजिए।
पति राधा को देखता है और रोने लगता है। क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं? जानती हो, इंजीनियर था मैं, अच्छा खासा कमाता था, अच्छी जिंदगी थी, पर माँ ने सब खराब कर दिया। ये आपकी असली माँ है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती। अब राधा समझ जाती है कि माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं पापा से बात करूंगी, बस कल से आप ऐसे काम मत करिए। राधा पति को प्यार से सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती है और पति मान जाता है। अगले रोज सास कमरे के दरवाजे पर चिल्लाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? अरे चाय क्या तेरी माँ बनाकर लाएगी? बहू बाहर आती है, सास को चाय बनाकर देती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। इतनी सुबह सुबह खाना? क्या तेरे घर वालों का लंगर है? तभी पति तैयार होकर बाहर आता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है। मैं आज से नौकरी फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहा है? अरे जो मोटा पैसा धोखाधड़ी में है वो पूरे महीने काम करके कहाँ बेटा? राधा झट से बोल पड़ती है। लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे का जो कभी भी आपको जेल भेज दे? सुकून की जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना। सास गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये है सारी फसाद की जड़। क्यों री, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? राधा सास की बात को इग्नोर करती है और काम पर लग जाती है। पति को ऑफिस भेजने के बाद, देखिए माँ जी, अगर आप हम लोगों के साथ रहना चाहती हैं तो अच्छे से रहिए, वरना जो भी काले काम ये कर रहे थे वो सब आपके नाम से थे। और फिर आप जानती है ना, बहू जो बोलती है पुलिस तो वही मानती है। अरे वाह, एक दिन हुआ कमरे से निकले, इतनी ज़बान चल रही है। मैं जैसा कहूंगी मेरा बेटा वैसा ही करेगा। आपका बेटा नहीं है वो, नकली माँ हो आप, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा, तो तुझे ये भी पता चल गया? रुक, अभी बताती हूँ। सास बहू को पकड़कर एक बार फिर कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर लेती है। माँ जी, अब अंदर ही रहिएगा, बिना पानी खाना के जब अकल ठिकाने आ जाए तो बता दीजिएगा। राधा बाहर जाकर अपने घर वालों को सारी बात फोन पर बता देती है। वो लोग राधा के ससुराल आ जाते हैं। भूख की मारी सास बहू से लाख माफी मांगती है। राधा के पिता दरवाजा खोल देते हैं। मुझे माफ कर दो, राजेश मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने तो उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ, कोई बात नहीं, अब से मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। राधा ने हमारी आंखें खोल दी है, अब हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे। आशा ने बेटे को गांव से बाहर भेजा और बेटे ने शहर जाते ही नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली और अपनी बीवी के साथ शहर में ही रहने लगा। पर जब माँ को पता चला कि उसके बेटे विवेक ने शादी कर ली है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को फ़ोन करती है। बेटा, तूने तो शादी कर ली और खुद शहर में बस गया, कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहू से मिल भी नहीं पाई हूँ। माँ, आप फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी अपनी बहू से मिल लोगी। अरे रहने दे, अगर तुझ पर विश्वास किया ना तो तू कभी मुझसे मिलने ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद शहर आऊँगी और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूँगी और अपनी बहू से अपनी सेवा भी करवाऊँगी। अब जैसे ही विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ गांव से आ रही है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ से बात करने के बाद परेशान होकर सपना से कहता है, सपना, माँ आ रही है? किसकी माँ? मेरी माँ तो यहीं रहती है। अरे यार, मेरी माँ आ रही है, वो भी गांव से। और गांव की बहू को तो खाना बनाना, सास की सेवा करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब आता है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो, माँ आ रही है, इसलिए तुम माँ के सामने मेरा नाम भी मत ले लेना, वरना माँ मुझको लेकर यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें यहीं छोड़ देगी। क्या सासू माँ आ रही है? हमने तो घर में नौकरानी रखी है, हम तो अपना पेट भरने के लिए खाना भी नहीं बना पाते। मैं माँ जी का खाना कहाँ से बनाऊंगी? देखो, मुझे घर का कोई काम नहीं आता विवेक, तुम ही सोचो अब मैं क्या करूं।
अब सपना को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास आ रही है तो उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, क्योंकि सपना को कोई काम ही नहीं आता था और उसकी सास गांव की रहने वाली थी। आखिर गांव की सास तो बहुओं से ही सारा काम कराती है। यही सोच सोच कर सपना और विवेक का बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ सपना की नौकरानी कमला ताई आती है। आका भाई मैम साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना जल्दी घर जाएगी। जाते टाइम पर किचन मत करना। हाँ कमला, अब मैं कभी किचन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं खुद घर के सारे काम करना सीख लूँगी। तुम्हें ना अब कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आका भाई मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैम साहब? आपको मेरी बात बुरी लग गई? अगर मैं इधर काम नहीं करेगी तो किधर जाएगी? तुम अपने लिए कोई दूसरा घर देख लो या कुछ महीनों का इंतज़ार कर लो। क्या पता दोबारा मैं तुम्हें ही बुला लूँ, और क्या पता घर के काम सीखने के बाद मैं शायद तुम्हें कभी याद ही ना करूँ। आखिर मेरी सासू माँ जो आ रही हैं, अपना घर बचाने के लिए मुझे घर के काम तो सीखने ही पड़ेंगे ना। तुमने घर का काम वैसे बहुत अच्छा किया मेरे लिए। अब जाओ और कल से मत आना। हाँ, इतना बोलकर सपना अपने पास वाली पड़ोसन के घर जाती है और अपनी दुख भरी कहानी उससे बताती है। विनीता यार, अब तू ही कुछ कर सकती है। तू तो एक परफेक्ट बहू है जो अपनी सास, ससुर, पति, बच्चे, ननद सबको संभालना अच्छे से जानती है। मैं तो यहाँ अपने पति को ही नहीं संभाल पाती, सास को कैसे संभालूंगी? और मेरी सास ना गांव से है, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो कोई विवेक को लेकर अपने साथ ना चले जाए। मैं कितना ही क्यों ना लड़ लूं, पर मुझे विवेक के साथ ही रहना है। सास के आने का इतना डर किसी के अंदर मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे पर तू फिक्र मत कर, तू ना बिल्कुल सही घर में आई है। मैं तुझे घर का एक एक काम करना सिखा दूंगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ मैं तुझे चुटकियों में सिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर सपना का डर थोड़ा कम होता है और उसकी परेशानी भी अब कम हो जाती है। अब अगले ही दिन से विनीता सपना के घर जाकर उसे घर की साफ सफाई करना सिखाती है। माफ़ करना सपना, लेट हो गई, पर क्या करूँ, मेरे घर में भी तो काम रहता है ना। पर तेरे घर को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तूने किसी भी काम को हाथ लगाया है। अगर मैं घर के काम खुद करना जानती तो तुझे थोड़ी ना बुलाती। अब जल्दी से बता कैसे क्या करना है। विनीता सपना को सबसे पहले झाड़ू लगाना और घर की सफाई करना सिखाती है। कुछ देर बाद पोछा लगाना, और इस तरह से अब कभी विनीता सपना के घर जाकर उसे काम सिखाती तो कभी सपना खुद विनीता के घर जाकर काम सीखती। अरे वाह सपना, तुम तो बहुत कम दिनों में सारा काम सीख गई हो। अब जब तुम्हारी सास आएगी ना तो तुमसे बड़ी खुश हो जाएगी। यही तो चाहिए। अगले हफ्ते ही मेरी सास आ रही है। वैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरी सास को ना शिकायत का कोई मौका ना मिले। सपना बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसे घर का सारा काम करना आ चुका था। और अगले हफ्ते जैसे ही आशा अपने बहू के घर आती है तो सपना अपनी सास को खुश करने के लिए घर के कामों में लग जाती है और अकेली ही सुबह से शाम तक घर के काम करती और अपनी सास की सेवा भी। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। विवेक जी ने मुझे बताया था आपको खाने में क्या पसंद है। और ये खाना खाने के बाद मैं आपको आपकी दवाई दे दूंगी, उससे आप ना दूध के साथ ले लेना। हाँ बहू, मैं खा लूँगी दवाई और खाना भी, पर पहले विवेक को भी तो आने दे, फिर सब साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे विवेक जी ना थोड़ा लेट आएंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बेटे विवेक का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। अब आशा विवेक के आने का इंतज़ार करती है और विवेक के आने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, पर सपना सोने से पहले सारे बर्तन और रसोई की सफाई करने लगती है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह भी जब आशा अपनी बहू को घर के काम करते हुए देखती है तो वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है। नालायक कहीं का, बहू क्या इस घर की नौकरानी है जो तो हर समय बहू से ही काम करवाता है? रात को भी मैंने देखा खाना खाकर आराम से तू सोने के लिए चला गया और मेरी बहू 12 बजे रात देर तक घर के काम करती रही। बेशर्म कहीं का, तो घर में नौकरानी नहीं रख सकता था या बहू के घर के कामों में मदद नहीं करवा सकता था? मेरी बहू कुछ नहीं करेगी। शहर की लड़की है पर फिर भी गांव की बहू की तरह हर समय चूल्हे चौके में लगी रहती है।
सपना तो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है माँ, क्योंकि आपको ही तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना। अरे चुप कर, बहू से काम करवा कर मजे ले रहा है तू और नाम मेरा लगा रहा है। हाँ, मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन मुझे नौकरानी बहू नहीं चाहिए थी जो सुबह से शाम तक घर के कामों में ही व्यस्त रहे, जिसके पास खुद के लिए समय ना रहे। बहू, तुझे कल से घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ ये तुझसे कैसे घर के काम करवाता है। तू कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा दिन काम करेगी। अरे मैं भले ही गांव की हूँ, लेकिन मेरे सोच विचार बिल्कुल भी गांव के नहीं है। तू शहर की है, शहर की, इसलिए शहर वाले तौर तरीके रख, ना कि गांव वाले। पर माँ जी। अरे पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तो कुछ नहीं करेगी, मतलब कुछ नहीं करेगी। और तू आज से ही नौकरानी की तलाश में लग जा। ठीक है माँ, मैं आज शाम तक ही नौकरानी का इंतज़ाम कर देता हूँ। आशा विवेक की अच्छे से क्लास लगाती है। बेचारे विवेक और सपना ये सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है। ये देखकर दोनों अपना सर पीटते हैं।